ईवीएम बना बीवीएम, भाजपाई वोटिंग मशीन। जिस ईवीएम के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र सतत रूप से चलता रहेगा, उस ईवीएम का नरेंद्र मोदी और भाजपा ने पूरी तरह से नाम खराब करके रख दिया है और अब ईवीएम को शक की नजरों से देखा जाने लगा है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में ईवीएम सप्लाई करने वाली 2 कंपनियों और चुनाव आयोग के आंकड़ों में बड़ी असमानता सामने आई है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनियों ने जितनी मशीनों की आपूर्ति की है और चुनाव आयोग को जितनी मशीनें मिली हैं, उनमें करीब 19 लाख का अंतर है। यह आरटीआई मुंबई के एस रॉय ने लगाई थी। रॉय ने बताया कि 1989 से 1990 और 2014 से 2015 तक के आंकड़ों पर गौर करें तो चुनाव आयोग का कहना है कि उन्हें बीईएल से 10,05,662 ईवीएम प्राप्त हुए। वहीं बीईएल का कहना है कि उसने 19,69,932 मशीनों की आपूर्ति की है। दोनों के आंकड़ों में 9,64,270 का अंतर है। ठीक यही स्थिति ईसीआईएल के साथ भी रही, जिसने 1989 से 1990 और 2016 से 2017 के बीच 19,44,593 ईवीएम की आपूर्ति की। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें केवल 10,14,644 मशीनें ही प्राप्त हुई। यहाँ 9,29,949 का अंतर है। अब इस रिपोर्ट से ये बात तो साफ नजर आती है कि भाजपा ईवीएम में धांधली करती है और फरेब के जरिए ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी हथिया लेते हैं। एक भाजपा सांसद ने तो इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईवीएम में धांधली हो रही है और नरेंद्र मोदी सरकार की देख रेख में हो रही है। भाजपा सांसद डी अरविंद ने कहा कि आप गाड़ी पे कार पे डालो, मैं ही जीतूंगा। आप हाथ पे डालो, जीतेगा तो कमल ही। खुद भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए ईवीएम हाईजैक कराई जाती है। क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा? देश के मतदाताओं का भविष्य भाजपा और चुनाव आयोग की सांठगांठ की वजह से खतरे में है। ये चुनाव 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी कोई व्यक्ति संविधान बदलने वाली ताकतों के साथ वोट देने के लिए, दिलवाने के लिए खड़ा होता है, समाज का गद्दार घोषित करो। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज को भी, ऐसे नेताओं को भी। वो नेता देश के गद्दार हैं, समाज के गद्दार हैं, जो संविधान बदलने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। अब तो 2 में से एक रास्ता चुनना होगा, या मनुवाद या अम्बेडकरवाद। डुलमुल रवैये से काम चलने वाला नहीं है। एक इस नाव पे पैर, एक इस नाव पे पैर डूबना तय है। जिंदा रहना है तो जिंदे होने का सबूत पेश करो, लड़ाई लड़ो। तय करना पड़ेगा, या तो अम्बेडकरवाद, या तो आप संविधान के साथ हैं, इंसानियत के साथ हैं, न्याय के साथ हैं, या फिर आप मनुवाद के साथ हैं। आप संविधान बदलकर मनुस्मृति लाने वाले लोगों के साथ हैं। फिर समाज तय कर लेगा किसको जिताना है। अभी तो उन्हें इस बात की चिंता शुरू हो जानी चाहिए, 88% अपना हक लेने आ गया है। तुम्हारी ताकत है तो रोक लेना, रोक नहीं पाओगे। और जो भी राजनीतिक पार्टी सामाजिक न्याय के रास्ते में बाधा बने, उसे उखाड़ के फेंको। वोट हमारा, राज तुम्हारा कब तक चलेगा? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये केवल कहने से नहीं, इसको आंदोलन में परिवर्तित कर दो और इसी चुनाव में कर दो। इनके कैरेक्टर में भ्रष्टता है, न्याय नहीं है। आपको न्याय नहीं देना चाहते और आप न्याय मांगते रहना, कभी भी नहीं मिलेगा। न्याय लेना तो लड़ना सीखो और जीतना है तो मरना सीखो। अगर मरने को तैयार नहीं है तो जीतने की कल्पना करना छोड़ दो। वैसे भी गुलाम तो वैसे भी मरे के बराबर होता है। लंबा जीवन जी के करना क्या है? जिंदगी 4 दिन की हो, स्वाभिमान की होनी चाहिए। अगर आपका इज्जत नहीं है, आपका स्वाभिमान नहीं है, आपकी बहन बेटी की इज्जत टूट रही है और आप तमाशा देख रहे हैं, तो डूब मरो। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो इस लड़ाई को लड़ना, तो इसके लिए जरूरी है संविधान की रक्षा करना। संविधान को बचाने के लिए लड़ना होगा। संविधान बचेगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा। संविधान बचेगा तो ही भारत बचेगा, ये भी बता दूं, वरना भारत के टुकड़े होने तय हैं। जो लोग संविधान बचाने की जिम्मेदारी ले रहे, वो सब भारत को तोड़ने की भी जिम्मेदारी लेने की तैयारी कर। लेकिन हमारे शरीर में जब तक खून है, हमारे अंदर सांसें हैं, हम किसी कीमत पर भारत के संविधान को बदलने नहीं देंगे। इस सपने को छोड़ दें, वो देखना ये सपना उनका सपना रह जाएगा। वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में, तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी SC ST OBC की है धर्म की रक्षा करने की। तुम तो करो धर्म की रक्षा, हम देश की सत्ता, संसाधन, सारा व्यापार, इसको हम देख लेंगे। तो भैया तुम अपना धर्म की रक्षा करो और देश का शासन, सत्ता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम संवैधानिक संस्थाएं, सारा देश का व्यापार, सारे नेचुरल रिसोर्सेज, वो देख लेंगे। वो देख रहे हैं, उस सब पे उनका कब्जा है। आपको अकल कब आएगी? भाई जितने आज तक देश में दंगे में, उसका सर्वे कर लीजिए।
आरटीआई लगाकर उसकी सूचना ले लीजिए। दंगों में जो मारे गए वो किस जाति और किस धर्म के थे, उसके बाद दंगों में जो पकड़े गए दंगा करने के लिए वो किस जाति और किस वर्ग के थे, और जिनको सजा हुई वो किस जाति और किस धर्म के थे, और कोर्ट को केस को लड़ने के लिए जिनकी प्रॉपर्टी बिकी, पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी लगा दी सब कुछ बेचकर, वो किस जाति और किस धर्म के थे। अगर इतनी छोटी सी बात आप जान ले तो आपको समझ आएगा। आपका इस्तेमाल हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। अगर कावड़ लेने जाने से कोई अमीर बनता, कोई ताकतवर बनता, तो पुजारियों के बच्चे भी कावड़ लेने जाते, मंत्रियों के एमपी एमएलए के बच्चे भी कावड़ लेने जाते, व्यापारियों के बच्चे भी कावड़ लेने जाते। वो तो कावड़ लेने जाते नहीं, तुम क्यों जा रहे हो? जवाब है किसी के पास? तुम्हें क्या मिला? क्या कोई बताएगा कि 23 साल के अंदर ये कावड़ की यात्रा कहां से कहां पहुंच गई? पहले कहीं टेंट नहीं लगते थे, सारा सरकारी पैसा हमला सारा लगाया जाता है। क्यों? कोई बताएगा जो कावड़ लेने जाते हैं कितने लोग करोड़पति बन गए? कोई बताएगा जितने धार्मिक जुलूस होते हैं निकलते हैं जिसके अंदर तलवारें लहराई जाती हैं, वो किस जाति किस धर्म के मानने वाले लोग हैं? भाई कब, जब तक आप समस्या को जानोगे नहीं। कह रहे बीमार है, बीमार तो ठीक है, बीमारी के कारण को तो जान लो, सीधा इलाज करवा रहे हो, इलाज हो नहीं रहा, होगा भी नहीं। बीमारी क्या है, उसके कारण क्या है, अगर आप बीमारी को जान के उसके कारण को जान लोगे तो इलाज करने में आसानी हो जाएगी। डॉक्टर भी जब बीमारी का इलाज करता है और उसको इलाज से असर नहीं होता तो वो भी उसके ब्लड टेस्ट कराता है, तरह तरह के टेस्ट कराता है डायग्नोज करने के लिए कि बीमारी का कारण जान ले। और जब बीमारी का कारण जान लेता है उसके बाद इलाज होता है, व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग दर्द से करा रहे हैं, चीख रहे, दर्द हो रहा है, पर उसके कारण को जानने की कोशिश नहीं करते, ना उसका इलाज करने की कोशिश करते। अरे वो लोग बुद्धि और विवेक से, दिमाग से लड़ाई लड़के 12% लोग देश के सारे संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हैं। ऐसा संभव है क्या? 88% को क्या 12% लोग हरा सकते हैं क्या? डाइवर्सिटी का सिद्धांत लागू होना चाहिए, लेकिन होगा कब? आप धर्म की रक्षा करो ना, तुम्हें क्या लेना डाइवर्सिटी से? 15 सालों में 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए, आपको पता ही नहीं है। अरे हम भी स्कूल से पढ़े, सरकारी में पढ़ के आए भाई, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती थी सरकारी स्कूल में, हम भी वहां से पढ़ के फिर वकील बने, कामयाब वकील बने, एमएलए बने, मंत्री बने, तो वो भी कामयाब बने। ऐसे नहीं बन के बैठ के आता जाता कुछ नहीं है। पढ़ना पड़ता, अध्ययन करना पड़ता, सच को जानना होता है। आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं सच को, आंख मीच के लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे कभी तो सोचो, जब हम सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, सारे सरकारी स्कूल होते थे, प्राइवेट होते नहीं थे, पढ़ाई का स्तर एक जैसा था, टीचर करता तो था भेदभाव। जैसे मैं आगे सीट पे बैठ के तो मुझे उठा के पीछे बिठा देता था, अपने बच्चों को आगे बिठा देता था, पक्षपात तो होता था। लेकिन ब्लैक बोर्ड पर जब वो चौक लेकर पढ़ाता तो सबको एक जैसा था ना। जिसके अंदर दम होता था वो डॉक्टर अम्बेडकर बन जाता। कहते हैं मेरिट नहीं है, काबिलियत नहीं है। जैसा केसी त्यागी जी बता रहे थे कि वो डॉक्टर कहते थे लोग मर जाएंगे, ऐसे ऐसे डॉक्टर बन रहे 15-20% मार्क्स पे। अगर एक भी रिजर्व सीट से डॉक्टर बने व्यक्ति से ऑपरेशन में कोई अगर अंदर पेट में कुछ छूट जाता तो ये 50 जगह एग्जाम्पल देते, एक एग्जाम्पल आज तक कोई नहीं दे पाया। मैं ऑन रिकॉर्ड दावे के साथ कह सकता हूं, एक भी पुल जितने गिर रहे हैं, अगर उस पुल को बनाने का इंजीनियर इंचार्ज अगर कोई ऐसी होता तो अखबारों में ऊपर मोटे मोटे शब्दों में नाम छपा होता कि कोटे से चुन के आ गए और देखो इनमें काबिलियत नहीं है, देखो ये ब्रिज गिर गया। ये जितने पुल गिर रहे हैं, जितने ऑपरेशन में अंदर कुछ छूट रहा है, ये वही कैपिटेशन की, वही जो अपने आप को सोकोल्ड अपर कास्ट बोलते हैं ना, ये सब उनकी वजह से हो रहा है, वही शामिल है। उन्हीं के ऑपरेशन फेल होते हैं, उन्हीं के बनाए पुल गिरते हैं, क्योंकि भ्रष्ट लोग हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, बेसिकली वो बीजेपी के प्रवक्ता है। उन्हें देखना बंद करो, मैं कितने बार कह चुका हूं, उन्हें मत देखो, क्योंकि उनका काम, उनको एजेंडा, उनको पैसा इसीलिए दिया जा रहा है कि तुम्हें तो केवल महिमा मंडन बीजेपी और उनके नेताओं का करना है, उसको किसी भी तरह सत्ता में वो बने रहें। लेकिन वो जितनी मर्जी ताकत लगा ले, 2024 में 200 से नीचे आ जाएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं आज। वो जितने सारे पूंजीपतियों के साथ लगा लेना, अपने सारे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को लगा लेना, हम भी इधर पूरी तरीके से दंड बैठक लगा कर तैयार हैं। इस बार 2024 में 200 से नीचे लाना उन्हें, और अपनी लड़ाई, हमें कोई ये भी नहीं है कि भाई कांग्रेस आए कौन आए, 27 से मुझे लेना देना नहीं है, कुछ भी कौन आए, बस संविधान को बचाने के लिए इस एनडीए को हराना जरूरी है। इसके बाद दूसरी लड़ाई भी शुरू होगी, उसकी भी तैयारी कर लेना। जब ये एनडीए हारेगा और इंडिया की सरकार बनेगी, फिर जिस सामाजिक न्याय की
को मुद्दा बना के हम उनको ताकत देने वाले ना, उसको लागू करवाना इतना आसान नहीं होगा। जो लोग कह रहे हैं हमने 2011 में जातिगत जनगणना करवाई थी, मैं पूछना चाहता हूं उसके आंकड़े जाहिर क्यों नहीं किए? कौन जिम्मेदार था? 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई मंडल कमीशन पर इंदिरा साहनी वर्सेस यूनिवर्सिटी केस में, उसको नोटिफिकेशन करने में 1 साल क्यों लगा? ईडब्ल्यूएस में तो 1 दिन में कर दिया, तुमने क्यों 1 साल लगाया? जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए तुमने? तुम्हें भी बताना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम उन सब बात को भूलने को तैयार हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई ज्यादा बड़ी है। तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे, तुम्हें बाद में देख लेंगे हम। अगर तुमने सामाजिक न्याय नहीं दिया तो ध्यान रहे, मरते मरते तुम्हें जीवन दान दे रहे हैं हम। खत्म तो तुम हो ही लिए थे, आ गए ना सामाजिक न्याय पे, तभी तो बचाने हम चले। तो हम तुम्हें बचाने का वादा कर रहे हैं, तुम्हें सत्ता देने का भी वादा कर रहे हैं, लेकिन तुम अपना वादा सामाजिक न्याय देने का भूल मत जाना। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। 1951 में काका कालेलकर आयोग बना, पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन देने के लिए उसकी रिपोर्ट आई, खत्ते में चली गई। फिर लगभग 1978 में बना मंडल जी के नेतृत्व में, उसकी भी रिपोर्ट आई और खत्ते में चली गई। 7 अगस्त 1990 को घोषणा तो हुई, बीपी सिंह जी ने घोषणा की लागू करने की, लेकिन घोषणा करने से पहले 10-20 दिन प्रचार ये भी करवा देते किसको दिया जा रहा है, किसके लिए, क्यों है। पूरे देश में जो आगजनी हुई, जो सार्वजनिक संपत्ति फूंकी गई, इतना विरोध झेलना पड़ा। सारा का सारा विरोध SC/ST लोगों ने झेला, और विरोध करने वाले OBC, जिनके लिए मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, वही लोग आगजनी में और पूरे देश को बंद करने में शामिल। अगर वो सरकार उस वक्त ये बता देती कि ये SC/ST का नहीं बढ़ाया जा रहा, ये पिछड़े वर्गों को भी न्याय मिले, उसमें कौन कौन सी जातियां, अगर इसको भी ढंग से वो थोड़ा प्रचार कर देते, तो किसी की ताकत नहीं थी VP सिंह जी की सरकार को गिराने। लेकिन इसके बाद देखो खेल क्या हुआ। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की घोषणा हुई, लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। 1992 में जजमेंट आया, लेकिन नोटिफिकेशन करके उसको लागू करने में भी 1 साल लग गई। 1993 में लागू हुआ। जिन पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए 43 साल आंदोलन करना पड़ा, आज मैं उनको भी एक बात बता देना चाहता हूँ, उनको 43 साल क्यों लगे। आपने कभी सुना कि अभी EWS की रिजर्वेशन की कहीं मांग सुनी आपने? कहीं आपने सुनी हो गरीब ब्राह्मणों ने, गरीब बनियों ने, गरीब ठाकुरों ने, गरीब कायस्थ ने ये डिमांड की हो कि EWS लागू करो, हमें रिजर्वेशन दो? उनकी ताकत देखिए कि उन्हें बिना मांगे 4 दिन के अंदर रिजर्वेशन मिल गया 10%। और वो सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि पहले सर्वे करवाओ, डाटा होना चाहिए, कितनी इनकी पॉपुलेशन है वो बताओ, कितने इनका रिप्रेजेंटेशन है वो बताओ, और इसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ ऑर्डर हो जाते हैं। लेकिन जब बात EWS की आई, मैं पूछना चाहता हूं ये 10% क्यों? जिनकी सारी जनसंख्या मिला के 12% है, उनको 10% EWS बिना मांगे 4 दिन में दे दिया, और बिना किसी डिमांड के, बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी सर्वे के, बिना किसी कमीशन अपॉइंट किए 1 दिन में कैबिनेट में पास, अगले दिन लोकसभा में पास, राज्यसभा का उस दिन सत्र खत्म हो गया, 1 दिन बढ़ा दिया, अगले दिन राज्यसभा में पास, और चौथे दिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर होकर रात को ही नोटिफिकेशन होकर लागू हो गया। 4 दिन लगे, और आपको कितना लगा? 43 साल। आपको फर्क समझ में नहीं आ रहा क्या? ऐसा क्यों हो रहा है भाई? उसका कारण है तो साथ जी, इस आंदोलन को देश के कोने कोने में लेकर हम लोग जा रहे हैं, और हमें बिल्कुल भी इस बात की इच्छा नहीं है और ना इस बात का डर है कि हम भविष्य में कभी MP MLA मंत्री कुछ बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि ये MP MLA मंत्री दूर से देखने में लगता है। मेरा तो बस एक ही समझ में आ रहा है, हम अच्छे इंसान बने, लोगों के मददगार बने, और अपने लोगों की हक की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएं। एक सच्चा अम्बेडकरवादी कई MLA MP मंत्रियों से भारी होता है, तो हमारी तो कोशिश ये चले हम सच्चे अम्बेडकरवादी बन जाएं, बस सब कुछ पा लिया, और कुछ नहीं चाहिए। जीना जलील होकर दोजख से कम नहीं, और इज्जत से अगर जान जाए तो को भी गम नहीं। बस इन शब्दों के साथ कि आप इसको एक भाषण के तौर पर ना लें, ये मेरे दिल की भावना है। मैं मर सकता हूँ, ना कभी बिकूंगा, ना कभी झुकूंगा, ना कभी डरूंगा। जिसने मुकदमा बना के जेल में डाल ले, जेल में जाके भी बहुत लोगों ने आंदोलन लड़ा, जेल में रह के भी आंदोलन करेंगे, और रोड पे भी आंदोलन करेंगे, और अगर संसद में गए वहां भी आंदोलन करेंगे। जाए या ना जाए, आंदोलन नहीं रुकेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपने एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट किस लिए बना रखा है? महाराष्ट्र में विधायक तोड़ने के लिए, कर्नाटक में विधायक तोड़ने के लिए, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ने के लिए, गोवा में विधायक तोड़ने के लिए, उत्तराखंड में विधायक तोड़ने के लिए, अरुणाचल में विधायक तोड़ने के लिए, दिल्ली में विधायक तोड़ने के लिए, पंजाब में विधायक तोड़ने के लिए, पूरे देश में विधायकों को तोड़ने के लिए एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ये बना रखा है। इनको गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रखा है आपने।
जाओ झारखंड में गुंडागर्दी करो, जाओ बिहार में गुंडागर्दी करो, जाओ बंगाल में गुंडागर्दी करो, जाओ पंजाब में गुंडागर्दी करो, महाराष्ट्र में गुंडागर्दी करो, कर्नाटक में गुंडागर्दी करो, दिल्ली के अंदर जा जाके रोज गुंडागर्दी करो। ये गुंडागर्दी का डिपार्टमेंट बना रखा है आपने। तो भारतीय खोखा पार्टी ने खोखा अधिकारी तैयार किया। बोले खोखा खोखा तुम भी करो, जैसे वहां पे खोखा हम कर रहे हैं, यहां पे खोखा तुम करो। तो 5 खोखा का मामला है ये। 5 खोखा किसने लिया है? ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में, जो एक काल्पनिक मनगढ़ंत घोटाला है, उसमें एक आरोपी को बचाने के नाम पर 5 करोड़ रुपए की 5 खोखा की रिश्वत ली। झारखंड हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे देश में। हां, बस एक ही चीज है, जो भ्रष्टाचारी मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल गया उस पे कार्रवाई नहीं होगी। हेमंत विश्व शर्मा पे कार्रवाई नहीं होगी, शुभेंदु अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी, मुकुल राय पे कार्रवाई नहीं होगी, अजीत पवार पे कार्रवाई नहीं होगी, छगन भुजबल पे कार्रवाई नहीं होगी, हसन मुशर्रफ पे कार्रवाई नहीं होगी। जो मोदी वॉशिंग पाउडर से नहा लेगा, चाहे वो येदियुरप्पा हो या रेड्डी ब्रदर्स, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। 1 साल से ये जांच चल रही है। आपने कभी नहीं सुना होगा, 1 साल से जांच चल रही है और 1 जीरो भी, मतलब कहीं भी कोई तथ्य आज तक कोई प्रमाण नहीं दे पाया इस पूरे मामले में। क्या कर रहे हैं? मैंने जैसा आपको बताया, कोई व्यापारी है, उसको उठा लिया, मारा पीटा, जो मनचाहा बयान लिखाया और उससे पैसे लेके उसकी जमानत करा दी, जा बेटा बाहर। ये ब्लैकमेलिंग का डिपार्टमेंट है भाई, ब्लैकमेलिंग करते हैं। आप देखिए, मेरा नाम चार्जशीट में इन्होंने बेबुनियाद तरीके से डाला। अगर मेरी जगह कोई और व्यापारी होता, कोई होता, उसको पकड़ के ले जाके मारते पीटते, वसूली करते। मैंने खुद इनको नोटिस भेजा तो कहने लगे नहीं साहब गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैंने कहा नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दोगे तो बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। पता चला मोदी जी को गिरफ्तार करने पहुंच जाओगे तुम लोग। सेवेनाथ यार, पिछले 1 साल से एक तथाकथित शराब घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई के द्वारा की जा रही है। एक मनगढ़ंत घोटाला, एक काल्पनिक घोटाला, जो घोटाला हुआ नहीं उसकी जांच चल रही है। जांच पे जांच चल रही है, फिर जांच चल रही है, फिर जांच पे जांच चल रही है 1 साल से। और बार बार ईडी अपनी स्टेटमेंट चेंज करती है। कभी कहती है 100 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी कहती है 1000 करोड़ का घोटाला हो गया। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के चेहरे को बेनकाब करने का काम आपके सामने किया है। मैंने बताया कि किस तरीके से चंदन रेड्डी के कान के पर्दे फाड़ के उसको मारपीट करके उसका स्टेटमेंट लिया गया। मैंने बताया कि कैसे एक व्यक्ति को धमकाया गया कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी, हम देखेंगे। मैंने पहले भी बताया कि कैसे ईडी ने झूठा बेबुनियाद आरोप लगा के, सारे फोन अपने पास रख के यह कहा कि मनीष सिसोदिया ने फोन तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया, फोन तोड़ दिया। मैंने आपको यह भी बताया मेरा नाम चार्जशीट में शामिल करने का काम ईडी ने किया। और जब मैंने ईडी को नोटिस दिया तो बोले साहब गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। इसका मतलब वो तमाम घटनाएं जो थीं वो पूरी तरीके से सच थी। ये बात साबित होती है कल की घटना से। कल जो कुछ हुआ उसने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश के लोगों को हैरान करके रख दिया। नरेंद्र मोदी जी की सबसे प्रिय संस्था ईडी
जिसको अपने साथ लेके हाथ में हाथ मिला के मोदी जी कहते हैं ये ईडी है, इसके जरिए हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये ईडी है, इसके जरिए भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। वो ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन गई है। एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ईडी नहीं है, ईडी एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। ईडी धन उगाही का डिपार्टमेंट है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात सीबीआई कह रही है। ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर 5 करोड़ रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया 7 लोगों के साथ। 7 लोगों के साथ 5 करोड़ की रिश्वत। किस मामले में? दिल्ली शराब के तथाकथित घोटाले के मामले में एक आरोपी को बचाने के नाम पे 5 करोड़ रुपए की रिश्वत एक आरोपी के बाप से ली गई, अमनदीप ढल के बाप से ली गई। यह एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट की हकीकत है। यही कर रहा है ईडी पिछले 1 साल से। इस घोटाले की जांच के नाम पर, इस तथाकथित घोटाले की जांच के नाम पे कभी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है, कभी किसी को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है, और हर दिन झूठी खबरें। कभी कहा फोन तोड़ दिया, कभी कहा 54 करोड़ की संपत्ति बरामद हुई, कभी ये स्टोरी, कभी वो स्टोरी। और पूरे देश में यह सिलसिला मोदी जी के आने के बाद चला रखा है ईडी ने। पिछले 9 वर्षों में 3000 केसेस ईडी ने, 3000 छापेमारी ईडी ने की, और मात्र 23 लोगों पर आरोप सिद्ध कर पाए। 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। यह ईडी किस लिए बना है भाई? नरेंद्र मोदी जी, आपने एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट किस लिए बना रखा है? महाराष्ट्र में विधायक तोड़ने के लिए, कर्नाटक में विधायक तोड़ने के लिए, मध्य प्रदेश में विधायक तोड़ने के लिए, गोवा में विधायक तोड़ने के लिए, उत्तराखंड में विधायक तोड़ने के लिए, अरुणाचल में विधायक तोड़ने के लिए, दिल्ली में विधायक तोड़ने के लिए, पंजाब में विधायक तोड़ने के लिए, पूरे देश में विधायकों को तोड़ने के लिए एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बना रखा है। इनको गुंडागर्दी का लाइसेंस दे रखा है आपने। जाओ झारखंड में गुंडागर्दी करो, जाओ बिहार में गुंडागर्दी करो, जाओ बंगाल में गुंडागर्दी करो, जाओ पंजाब में गुंडागर्दी करो, महाराष्ट्र में गुंडागर्दी करो, कर्नाटक में गुंडागर्दी करो, दिल्ली के अंदर जा जाके रोज गुंडागर्दी करो। ये गुंडागर्दी का डिपार्टमेंट बना रखा है आपने। मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ईडी डिपार्टमेंट को बंद किया जाए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी का फ्रंटल है, इसके अलावा कुछ नहीं। यह गुंडागर्दी का विंग है, यह एक्सटॉर्शन विंग है भारतीय जनता पार्टी का। यह एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है ईडी। पैसे वसूल रहे हो, घोटाले की जांच में घोटाला, घोटाले की जांच में घोटाला। कह रहे साहब हम घोटाले की जांच कर रहे हैं, उसके नाम पे रिश्वत खा रहे हैं। अच्छा, ये ईडी के अधिकारी करे क्या? वो देख रहे हैं मोदी जी हमसे विधायक पकड़वाते हैं महाराष्ट्र में, उनको धमकवाते हैं, उनके ऊपर केस करवाते हैं, फिर उनको दे देते हैं 50 खोखा। विधायकों को तो मिलता है 50 खोखा, वो चले जाते हैं सरकार के साथ शामिल हो जाते हैं। ईडी के अधिकारी बेचारे एक भी खोखा नहीं पाते। तो भारतीय खोखा पार्टी ने खोखा अधिकारी तैयार किया। बोले खोखा खोखा तुम भी करो, जैसे वहां पे खोखा हम कर रहे हैं, यहां पे खोखा तुम करो। तो 5 खोखा का मामला है ये। 5 खोखा किसने लिया है? ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर ने दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले के मामले में, जो एक काल्पनिक मनगढ़ंत घोटाला है, उसमें एक आरोपी को बचाने के नाम पर 5 करोड़ रुपए की 5 खोखा की रिश्वत ली। और मेरा सीधा आरोप है कि ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो पैसे की वसूली करता है, इसका हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पहुंचता है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये क्या 5 करोड़ रुपए अकेले ये असिस्टेंट डायरेक्टर खा रहा था?
ये पैसा किसको किसको गया, ईडी के किन किन अधिकारियों का इसमें हिस्सा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और वो सारे के सारे अधिकारी जेल के अंदर होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ईडी डिपार्टमेंट जो एक गुंडागर्दी का। Are you in need of a new website to represent your brand? Look no further than Axel Technologies. Our team of experts is well experienced in developing top-quality websites. Get your website optimized for the search engines and polish it with the unique and विंग बनाया है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने। इस पर तुरंत और तत्काल रोक लगनी चाहिए। ये डिपार्टमेंट बंद होना चाहिए। ये खतरनाक डिपार्टमेंट देश के अंदर पैदा हो गया है, जिनको सरकारी लाइसेंस है गुंडागर्दी करने का, जिनको सरकारी लाइसेंस है एक्सटॉर्शन करने का। ये तो एक मामला खुला, इनका काम करने का तरीका क्या है? आपको पकड़ेंगे, आपको जेल में डालेंगे, आपको ईडी के हवालात में रखेंगे, वहां आपको मारेंगे, पीटेंगे, कान का पर्दा फाड़ेंगे, आपसे किसी भी नेता के खिलाफ फर्जी बयान लेंगे, फिर उसको मीडिया में लीक करेंगे, फिर उसको पकड़ के जेल में डालेंगे। लगातार यही 1 साल से चल रहा है, 1 साल से यही सिलसिला। कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला, अब कह रहे हैं 44 करोड़ का घोटाला। हर जगह पूछा जा रहा, भाई मनी ट्रेल बताओ, कहां पैसा पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, कुछ तो बताओ। मनीष सिसोदिया के गांव पे छापेमारी, दफ्तर पे छापेमारी, बैंक का लॉकर चेक किया, सरकारी घर चेक किया, कहीं कुछ नहीं निकला, लेकिन बस बोले जा रहे हैं। तो पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, फिर उनको कहते हैं देख इसके खिलाफ तुझे बयान देना, तेरी जमानत करा देंगे, इतना पैसा लगेगा। उससे पैसा लेते हैं, उसकी जमानत कराते हैं, बाहर लाते हैं, फिर उससे जो मनचाहा होता है स्टेटमेंट लिखवाते हैं। ये पूरी की पूरी तथाकथित शराब घोटाले की जांच को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए और जितने भी ईडी के अधिकारी हैं, ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं जो धन उगाही का काम कर रहे हैं, इनको सबको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ये बहुत ही शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी संस्था इस देश के अंदर बना दी जो पूरे देश में विधायकों को तोड़ने का, खरीदने का, एक्सटॉर्शन करने का, रिश्वतखोरी करने का, भ्रष्टाचार करने का काम कर रही है। और मैं फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह अपील करूंगा कि इस पूरी घटना का संज्ञान लें और यह विभाग जो पूरे देश में, अकेले दिल्ली का मामला नहीं, मैंने आपको बताया, झारखंड हो, बंगाल हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे देश में। हां, बस एक ही चीज है, जो भ्रष्टाचारी मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल गया उस पर कार्रवाई नहीं होगी, हेमंत विश्व शर्मा पे कार्रवाई नहीं होगी, शुभेंदु अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी, मुकुल राय पे कार्रवाई नहीं होगी, अजीत पवार पे कार्रवाई नहीं होगी, छगन भुजबल पे कार्रवाई नहीं होगी, हसन मुशर्रफ पे कार्रवाई नहीं होगी। जो मोदी वॉशिंग पाउडर से नहा लेगा, चाहे वो येदियुरप्पा हो या रेड्डी ब्रदर्स, उस पर कार्रवाई नहीं होगी, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसा डिपार्टमेंट जो बना ही सिर्फ खुले तौर पे, खुली आंखों से पूरे देश को दिख रहा है कि बना ही सिर्फ एक्सटॉर्शन के लिए है, बना है सिर्फ धमकी देने के लिए, बना है सिर्फ खोखा खोखा करने के लिए, बना है सिर्फ गुंडागर्दी करने के लिए, तो इस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। टैक्स पेयर के पैसे से इनको तनख्वाह दी जाती है यही करने के लिए।